सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाले झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 ने देखा है तो पार्ट 1 का भी देख लेना एमसीक्यू। पार्ट 1 में आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने के चांसेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करना है, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज। तो कभी पूछा जाएगा ना कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो उस पर क्या होता है। देखो, अगर बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हो गया मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसमें में पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब क्या कम है, नेगेटिव कम है। नेगेटिव कम हम क्या बोलते हैं, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी अगर कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कम ही है ना, तब से बोलते हैं बॉडी को पॉजिटिव चार्ज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 करा द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जल्दी करते हैं। तो देखो, हमें फॉर्मूला पता है, एफ का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एफ। ठीक, अब हमें तो पूछा यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो पहला पच क्या है, चार्ज। चार्ज यूनिट क्या होता है, कुलम्ब। सो कुलम्ब इंटू कुलम्ब डिवाइड बाई, है ना, चार्ज यूनिट क्या, कुलम्ब कुलम्ब डिवाइड बाई आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो होगा कुलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से 2। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3। क्वेश्चन 3 है द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो रिलेशनशिप होता है वो होता है इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स। याद रखना, माइनस डी बाई डी एक्स होता है, क्योंकि ऑप्शन कहाँ पर है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है करेक्ट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है टू कॉन्वेक्स लेंस आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट द इक्विवेलेंट लेंस। देखो, अगर दोनों लेंस कैसे हैं, दोनों लेंस हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, तो जब इसको हम आपस में कॉन्टैक्ट में रखेंगे ऐसे, है ना, एक लेंस हो गया कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, ऐसे बोला। एक का फोकस मान लो गया F1, एक का फोकस हो गया F2। ठीक, तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये सिंपल क्या बन जाएगा, एक सिंपल एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, एक लेंस बन जाएगा जिसका फोकल लेंथ कितना होगा F। तो अगर पहला वाला अगर कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्वेक्स है, तो तीसरा जो आएगा वो भी क्या होगा, वो भी कॉन्वेक्स होगा। और फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा करेक्ट कॉन्वेक्स, है ना, क्या होगा, कॉन्वेक्स। ये दोनों कॉन्वेक्स थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखता है इफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। कह रहा है हमारे पास एक यूनिफॉर्म ऐसा वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी, 16 ओम थी। इसको हमने 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। जैसे 4 इक्वल पार्ट कट में कट करोगे सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम। ठीक हो गया। नाउ कह रहा है नाउ एंड दे आर अटैच्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब क्या किया, ये जो चारों को हमने क्या कर दिया, इन चारों को हमने ऐसे लगा दिया। कैसे लगा दिया है, समांतर में। ठीक, समांतर में से जोड़ दिया। अब समांतर में जोड़ोगे तो सबकी वैल्यू कितनी थी, ये भी 4 ओम था, ये भी 4 ओम था, ये भी 4 ओम था, ये भी 4 ओम था। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है फॉर्मूला, जो रेजिस्टेंस ये 4, पहले इसको यहाँ लिखो 4 डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करते हैं, तो काउंट को कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, कितने रेजिस्टेंस हो टोटल 4, तो 4 डिवाइड बाई 4 करना। ठीक है, तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है नंबर ऑफ, कितने नंबर है, कितने रेजिस्टेंस को हमें लगाया है पैरेलल में। तो 4/4 के लिए कितनी हो जाएगी, आंसर आ जाएगा यहाँ से 1 ओम। ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन है, एमसी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, करके चले जाना, हो सकता है क्वेश्चन यही देखने को आपको मिल जाए। बात समझ आ रहा है। बात करते क्वेश्चन नंबर 6। लिख रहा है व्हाट इज, कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसीज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो पता है रिलेशनशिप क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में फॉर्मूला होता है वो होता है VD इज डायरेक्टली, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फॉर्मूला रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला यहाँ से पूछा जाता है और 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आते क्वेश्चन नंबर 7। लिख रहा है फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज रॉन्ग। ठीक,
तो देखो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, यानी किसी कैपेसिटर में कितनी ऊर्जा संचित रहेगी, इसका फॉर्मूला होता है, पहला तो फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, पता होगा। सेकेंड फॉर्मूला होता है क्यू वी बी बाई टू, और थर्ड फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी। ये सब के सब करेक्ट है ना। क्या देखो सभी ऑप्शन में गिवन ये करेक्ट है, हमसे पूछा क्या है रॉन्ग कौन है, यानी इसमें से गलत कौन है। तो गलत कौन सा दिख गया, गलत है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये नहीं होता कभी भी, है ना, ये गलत है, बाकी सब के सब सही है। आए क्वेश्चन नंबर हम 8, लिख रहा है किरचॉफ्स का पॉइंट रूल, पॉइंट रूल को लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ, है ना, इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, इसको लोग जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो कह रहा है किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है वो किस कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है ना। तो किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, यानी ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है व्हिट स्टोन ब्रिज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो व्हिट स्टोन का ब्रिज का हम यूज करते हैं टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, है ना, प्रतिरोध को मापने के लिए, जिसे आपने यूज किया होगा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज किस पे वर्क करता है, व्हिट स्टोन ब्रिज पे, जिसका यूज हम क्या करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कौन डिफ्लेक्ट करता है, कोई भी नहीं कर पाता, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी का विचलन किससे हो सकता है, तो इसको तो ना ही विद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र, किसी के द्वारा ये विचलित नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से किसी से भी नहीं होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो फॉर्मूला याद रखना, मैंने कहा था फॉर्मूला भी अगर आप सबको याद रखो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसका जब आप डिवाइड करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आप जो डिवाइड करोगे तो हमारा स्पीड ऑफ लाइट आएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। देखो सिर्फ ये कंपार्टमेंट का पेपर है 2021 का, है ना, जब मैं ये क्वेश्चन कराया हूँ, देखो सिंपल में क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 11। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, यानी हमारे पास कह रहा है 2 वायर है, दोनों में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एंड आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भी इनके बीच का है 1 मीटर। कर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, कर इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा। तो मैंने कहा था फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ का, इतना भी पूछा है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइड बाई 2πd, ठीक। अच्छा म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट की वैल्यू तो 4π इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड बाई हो जाएगा 2π, I1 की वैल्यू 1, I2 की वैल्यू 1 एम्पियर और डिस्टेंस भी था 1। तो सॉल्व करें तो कितना आंसर आएगा, पाई से पाई मर जाएगा, 2 से जाएगा 4, 2 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁷ और यूनिट होता है इसका न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये इसका है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। बात समझ आ गया क्वेश्चन 12। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की, द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन एंड करंट, डिफ्लेक्शन और करंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो देखो हमने पढ़ा था डिफ्लेक्शन के बारे में ना, तो वहाँ पर थीटा इक्वल टू होता है NIAB डिवाइड बाई सी, है ना, ये फॉर्मूला होता है गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। अब बताओ यहाँ पर कैसे डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन करंट पे, तो डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, मतलब थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 ना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारे 14। आते हैं 14 का था डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। देखो कैपेसिटेंस का अगर आपको डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद करना है, देखो एनर्जी का मैंने बताया था, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला था U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, ठीक। तो हम 2C को लिख सकते हैं या C को लिख सकते हैं, C इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2U, ठीक। अगर डायमेंशन लिखना है कैपेसिटेंस का
तो इसको बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय डायमेंशन ऑफ एनर्जी। यू क्या है? एनर्जी। टू का कोई डायमेंशन नहीं होता है ना, टू का कोई डायमेंशन नहीं होता। चार का डायमेंशन होता है 80, तो लिखेंगे इससे 80 का स्क्वायर। ठीक, और डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन होता है हमारा ml2t-2। ठीक, सॉल्व करें पूरी वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो सॉल्व करने पर कितना आता है। तो सॉल्व करने पर आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो m नीचे, ऊपर जाके हो जाएगा m-1। ठीक, नीचे एल स्क्वायर, ऊपर जाके बन जाएगा l-2। अच्छा टी देखते हैं, देखो टी ऊपर में ऑलरेडी एक स्क्वायर है और नीचे से -2 पर जाके बन जाएगा और +2, तो टोटल हो जाएगा ऐड करने पर 4, और लास्ट में बच गया हमारा ए, है ना। अब ए का क्या है? ए का यहाँ पर है स्क्वायर, तो बन जाएगा ए स्क्वायर। ये है डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस का। याद रखना सबसे सिंपल तरीका यही होता है पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ गया? करेक्ट आंसर देखो तो यहाँ पर है हमारा ऑप्शन नंबर 3, है ना। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। बात आगे समझ आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी करंट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी अगर सिर्फ उसमें प्रतिरोध लगा हो तो करंट और वोल्टेज के बीच में कितना होता है? क्या फेज डिफरेंस मतलब इसे बोलते हैं हम कलांतर कितना होता है। तो देखो रेजिस्टेंस में क्या होता है? जिधर होता है हमारा करंट उधर ही होता है हमारा वोल्टेज, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? तो दोनों के बीच में एंगल होता है थीटा। थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। ठीक है, कितना होता है रेजिस्टेंस में? तो रेजिस्टेंस याद रखना दोनों होता है 0 डिग्री। कैपेसिटेंस और इंडक्टर में कितना होगा? कैपेसिटर और इंडक्टर आ गया तो वहां होता है 90 डिग्री। आते क्वेश्चन नंबर 16। लिख रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट आर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए करंट एलिमेंट। अगर करंट एलिमेंट के चलते, है ना, जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और डीएल लेंथ के चलते आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है? देखना उसने पूछा करंट एलिमेंट, छोटा एलिमेंट, तो छोटा एलिमेंट के चलते जो फॉर्मूला आया था डीबी का फॉर्मूला याद है क्या था? μ0/4π I इंटू डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट का मतलब होता है डीएल, है ना। करंट एलिमेंट का मतलब होता है डीएल। ठीक, अल्पांश के कारण। तो कैसे डिपेंड करता है बी पे? तो ये डीबी बोल सकते हो, दिस डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो गलत मत करना ऑप्शन को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये छोटे से करंट के कारण पूछा गया था। इनफाइनाइट होता तो 1/r। आते क्वेश्चन नंबर 17। लिख रहा इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3, है ना। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? वो होगा हमें गिवन है 4/3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है 3/2। सो क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। मतलब पूछा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, है ना। इसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे। ठीक, तो क्या करना है? ग्लास का रिफ्रैक्टिव कितना था? 3/2, और वाटर कितना था? 4/3। तो क्या होगा? ये 3 जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई और 2 हो जाएगा उसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन 9/8, मतलब ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ आ गया। आते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग ए करंट आई एट द सेंटर। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक ऐसा सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसकी रेडियस है अगर आर, तो पूछे बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B = μ0I डिवाइड बाई कॉइल का होता था 2R डिवाइड बाई 2R। ये होता है फॉर्मूला इसके सेंटर O पे। ठीक, तो करेक्ट आंसर कौन सा? यहाँ से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखो 1। ध्यान देना, बहुत ज़्यादा MCQ टफ नहीं आता। MCQ में आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए। अगर फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है तो मैक्सिमम MCQ आपके सही हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज ए मेजर ऑफ, है ना। देखो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि E का फॉर्मूला होता है ना, क्या था? E = -LdI/dt। ठीक, कह रहा है इसमें L को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। कह रहा है ये इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, इस L को हम क्या बोलते हैं? तो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, F = होता है M
dv/dt पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला। देखो दोनों फॉर्मूला देखने में लगभग लगभग सेम लग रहा होगा। अब दोनों में ध्यान देना, इसके यहाँ पर m होता है, यहाँ पर l होता है। m को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मास, है ना, ये इनर्शिया है मास का। वैसे l क्या है, l को बोलते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, है ना। l को क्या बोलते हैं, इस l को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, मतलब विद्युतीय जड़त्व। इसको बोलते हैं इसे इसे बोलते हैं विद्युतीय जड़त्व बोलते हैं इस l को। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2021 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। आते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कितना है, तो कह रहा है एफ ओ की वैल्यू गिवन है 20 सेंटीमीटर। ठीक, एंड द लेंथ ऑफ इट इज 25 सेंटीमीटर, है ना। तो कह रहा है कि और इसकी लेंथ की वैल्यू कितनी है, वो 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि देन द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, है ना। तो कह रहा है इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा क्वेश्चन था, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एफ ओ बाई एफ ई। देखो एफ ओ तो गिवन है, एफ ई गिवन नहीं है। अब कैसे निकालोगे, तो एक चीज याद रखना, फॉर्मूला होता है हमारे पास, एल का फॉर्मूला होता है एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक, लेंथ दिया था हमें 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव का फोकल कितना दिया था हमें 20 सेंटीमीटर, प्लस हो जाएगा एफ ई। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई, 25 माइनस 20 करोगे तो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आंसर आ जाएगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। कितना होगा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एफ ओ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और एफ ई कितना आ गया अभी हमारा 5 सेंटीमीटर, कैंसल आउट होगा 4 टाइम्स में, आंसर कितना आएगा 4। तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया यहाँ पर, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 4। ऑप्शन में बी द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 21, है ना। 21, क्वालिटी दैट रिमेन्स अनचेंज इन जे ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है जो सेम रहता है ना। तो देखो हमने जब बनाया था इस टाइप का ट्रांसफार्मर हमने बनाया था ऐसे, आप सभी को याद होगा डायग्राम, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर। इधर से आता है हमारा इनपुट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग आउटपुट, है ना। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग इनपुट और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। ठीक, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी यहाँ भी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, सेम होती है ना। फ्रीक्वेंसी कोई चेंज नहीं आता, मतलब आवृत्ति क्या रहती है हमेशा दोनों में सेम। वोल्टेज और करंट सेम होता, अलग अलग होता है, वोल्टेज करंट बदलता है लेकिन आवृत्ति सेम रहती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आते क्वेश्चन नंबर 22, द डायरेक्शन ऑफ करेंट इंड्यूस इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बाय, है ना। डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, किसी अगर एक वायर मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को हम किससे निकालते हैं, मैंने पहले बताया था, इसे निकालते हैं हमेशा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। ठीक है, याद रखना, इसे निकालते हैं ना प्रेरित धारा की दिशा में निकालते हैं हमेशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। आते क्वेश्चन नंबर 23, कह द इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फाउंड बाय द आईपीस, है ना। इमेज फ्रॉम द आईपीस वो कैसा होता है देखना। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा, देखो दो बनाता है, एक बनाता है आईपीस, ठीक, दूसरा बनाता है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक, तो देखना जो आईपीस बनाता है वो हमेशा बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्टेड, है ना, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक, क्या बनाता है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, मतलब वो एक तो आभासी होगा और अवधित होगा। ऑब्जेक्टिव बनाता है हमेशा रियल एंड मैग्नीफाइड, मतलब वास्तविक और आवर्धित। ठीक, हमसे पूछा किसके बारे में, आईपीस के बारे में पूछा गया था, हमसे पूछा था नेत्रिका के द्वारा। तो नेत्रिका के द्वारा कैसा बनता है हमेशा, वर्चुअल एंड आवर्धित, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बात करते क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है हाइजेंस वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन। हाइजेंस के वेव थ्योरी ने किस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। ठीक है, तो उसने पूछा किसको एक्सप्लेन नहीं किया था, नहीं किया सकता था, तो हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। आते क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, एक को बोलते हैं रचनात्मक, एक को बोलते हैं विनाशीकरण। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता है ना पार्ट डिफरेंस, तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इक्वल टू होता है एन लैम्डा। ठीक,
अगर डिस्ट्रक्टिव पूछा जाता तो क्या लिखते हैं, तो डिस्ट्रक्टिव का भी याद रखना, इसको बोलते हैं विनाशीकरण, है ना। डिस्ट्रक्टिव को बोलते हैं विनाशीकरण। इसका फॉर्मूला होता है डेल एक्स का फॉर्मूला होता है एन 2n+1 इंटू λ/2। ठीक है, कितना होता है 2n+1 λ/2 होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। हमसे पूछा था कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, एन लैम्डा। आते क्वेश्चन नंबर 26, कर द लॉस ऑफ इन द इवेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। जब वेव का इंटरफेरेंस होता है, जब वेव का व्यक्तिकरण होता है, तो उसमें क्या होती है, तो देखना इसमें एनर्जी बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब जहाँ पर कहीं कहीं बनेगा डार्क, है ना, ये रखना, कहीं कहीं बनता है हमारा, ऐसा बनता है डार्क फ्रिंज, और कहीं कहीं बनता है हमारा ब्राइट फ्रिंज, इसके बनेगा ब्राइट, फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा डार्क। तो इसमें होता क्या है, जहाँ पर डार्क है ना, कहीं डार्क होगा, कहीं पर होगा ब्राइट, ऐसे। फिर नीचे क्या होगा, फिर नीचे होगा एक ब्राइट, फिर होगा नीचे एक डार्क। इसमें क्या होता है, इसमें ऊर्जा बस, है ना, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण का मतलब होता है कि ऊर्जा, है ना, नेगेटिव वाले से, यानी जहाँ पर डार्क का वहाँ की एनर्जी यहाँ पर आ जाती है ना, इस टाइप से। तो बस एनर्जी का लॉस कभी नहीं होगा, ना ही एनर्जी का गेन होगा। क्या होगा, बस एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27, कह रहा इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज आर, इन द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट कितना होगा। तो देखो, जो रेडियस डिपेंड करता है आर एन, है ना, आर एन की वैल्यू होती है फर्स्ट ऑर्बिट इंटू एन स्क्वायर, है ना। सो हमसे पूछा सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो सेकेंड ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होगा, रेडियस का फॉर्मूला होगा आर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का इंटू एन, एन क्या है, सेकेंड ऑर्बिट, दूसरी कक्षा, तो पुट करना पड़ेगा 2 का स्क्वायर, तो कैसे आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4r। तो सेकेंड ऑर्बिट कितना हो गया, 4r। अगर आपसे थर्ड ऑर्बिट का पूछा जाता तो क्या लिखते हैं, लिखते 3 इज इक्वल टू, लिखते हैं, है ना, r3 इक्वल टू r इंटू 3 स्क्वायर, कितना आता, थर्ड ऑर्बिट का आता 9। हमसे पूछा कैसा गया था, सेकेंड ऑर्बिट का, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट आंसर 4r। आपके क्वेश्चन नंबर 28, लिख रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय, है ना। बाइंडिंग एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं थे, देखो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, यानी जेड, जेड हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एमपी को बोलते हैं एक मास, एक प्रोटॉन का मास, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे लिखते हैं हमेशा, ए माइनस जेड से, ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, और एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, एम एन। इसमें से किसे माइनस करना, मास ऑफ द न्यूक्लियस, एम एन हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस, ये हो गया मास डिफेक्ट एम। इसको जब सी स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ये फॉर्मूला करेक्ट है, तो करेक्ट फॉर्मूला देखो कहाँ पर है, ये सही, ये फॉर्मूला है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो डायरेक्टली क्या पूछा हमसे, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक, आते क्वेश्चन नंबर हम 29, लिख रहा है द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम इन, है ना, हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर पढ़ा है, इंसुलेटर पढ़ा है और नॉन कंडक्टर पढ़ा है, मतलब चालक, अर्धचालक और कुचालक पढ़ा है। तो मैक्सिमम यानी अधिकतम चौड़ाई किसकी होती है, तो मैक्सिमम जो चौड़ाई होता है, गैप होता है, वो हमेशा नॉन कंडक्टर्स का होता है ना, अचालकों का होता है। देखो क्योंकि ये होता है ना, बहुत कम होता है किसके लिए, कंडक्टर के लिए गैप। ठीक, इससे ज़्यादा गैप किसका होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा गैप होता है हमारा किसके लिए, अर्धचालक के लिए। तो ये हो गया हमारा मेटल, ये हो गया हमारा सेमी कंडक्टर। ठीक, इसे बोलते हैं गैप। ठीक, ये वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है ना, एनर्जी की गैप। ठीक, यहाँ पे एनर्जी का गैप लगभग लगभग कितना होता है, एनर्जी गैप नियरली इक्वल टू 0 होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट आता है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर, है ना। तो इंसुलेटर या फिर बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स। ठीक, सो नॉन कंडक्टर्स में जो एनर्जी बैंड की जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, सबसे ज़्यादा होता है हमारा किसमें, नॉन कंडक्टर्स में ना। सबसे कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा होता है हमारा नॉन कंडक्टर्स में। करेक्ट आंसर होगा अचालकों के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या कहता है डायोड इज यूज्ड एज, डायोड का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो डायोड का हम यूज करते हैं एज ए डिस्ट रेक्टिफायर के रूप में, पढ़ा ना, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यूज हम कहाँ करते हैं, डिस्टकारी के रूप में, मतलब रेक्टिफायर के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपको बता दिया, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम आपको बता देंगे चीज़ों को
समझ के सॉल्व करना है ना, समझ के पढ़ना अच्छे तरीके से, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैंने आपको जो पहले बताया है कि PYQ का सॉल्यूशन जाके जाकर देख लो, MCQ का, साथ में इस साल के मॉडल सेट का भी सॉल्यूशन देख लेना, और इस साल का जो आपका पेपर आया था, इस साल जो पेपर एग्जाम हुआ था उसका भी मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है MCQ का। यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा इस साल का सॉल्यूशन, जैक बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स 2024 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, वहाँ सर्च कर लेना। बाकी इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम को भी ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप हम सारे कुछ PDF और वीडियो के लिंक शेयर करते हैं। बाकी जिनको फिजिक्स पढ़ना है, जो क्लास 12 से 11 बच्चे हैं, वो इनको ज्वाइन कर लो, फिजिक्स विद तबजीत सिंह यूट्यूब चैनल मेरा, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स, डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट का मुझे जितना हेल्प हो सकता है हम वो कर रहे हैं। आप चाहे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।